गांव का नाम था मीरगढ़, जहां सूरज की किरणें भी जैसे धीरे धीरे धरती को छूती थीं। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, मगर इंसानों के दिलों में कई बार उस मिट्टी से भी सख्त पत्थर बसते थे। मीरघर के एक कोने में कच्ची दीवारों और छप्पर की छांव तले एक छोटा सा घर था। उस घर में रहने वाला मर्द अपने सख्त मिजाज के लिए मशहूर था। उसका दिल बेटियों के लिए नफरत से भरा था। उसकी बीवी, एक नर्म दिल औरत जिसकी आंखों में हमेशा एक हल्की सी उदासी रहती, अपने शौहर की गुस्से के साए में जीती थी। उस दिन सुबह सुबह गांव में हलचल थी। औरत की कोख से एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया था, मगर ये खबर उस मर्द के लिए कोई खुशी नहीं, बल्कि गुस्से की आग थी। उसने बच्ची को देखा तक नहीं, बस अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और घर से निकल गया। औरत बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर, थकी हुई, मगर उसकी आंखें अपनी नन्ही सी बेटी को देखकर चमक रही थीं। उसने बच्ची को सीने से लगाया, उसके माथे पर बारीक सी पपड़ी चूमी और धीरे से कहा, मेरी जान, तू तो मेरी दुनिया है। मगर यह खुशी ज्यादा देर न ठहरी। रात के साए जब गहरे हुए, मर्द घर लौटा। उसकी आंखों में वही पुरानी सख्ती थी। उसने औरत की तरफ देखा, जो बच्ची को गोद में लिए हल्के हल्के थपक रही थी। ये बोझ यहां नहीं रहेगा, उसने ठंडी सांस के साथ कहा। औरत की आंखें फट पड़ीं। उसने गिड़गिड़ाना शुरू किया, नहीं, मेरी बच्ची को छूना मत, ये मेरी जान है। उसकी आवाज में दर्द था, मगर मर्द का दिल पत्थर था। उसने बच्ची को औरत की गोद से छीन लिया। औरत चीखी, रोई, अपने हाथों से मर्द के पांव पकड़ने की कोशिश की, मगर वो न माना। वो बच्ची को एक पुरानी चादर में लपेटकर घर से निकल पड़ा। रात का सन्नाटा था, सिर्फ जंगल के कीड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। मीरगढ़ के पास वाला जंगल घना था, जहां दिन में भी लोग डरते थे। मर्द ने जंगल के एक सुनसान कोने में बच्ची को जमीन पर रख दिया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वापस चल पड़ा। बच्ची की नन्ही सी सांसें उस ठंडी रात में हल्के हल्के चल रही थीं। उसी वक्त जंगल के ऊंचे पेड़ों में एक मादा चील बैठी थी। उसका कद आम चीलों से बड़ा था, पंख इतने मजबूत कि हवा को चीर सकें। उसकी आंखें रात के अंधेरे में भी सब कुछ देख सकती थीं। उसने जमीन पर पड़ी उस नन्ही सी जान को देखा। बच्ची की हल्की सी किलकारी ने चील के दिल को छू लिया। उसकी ममता, जो शायद कभी न जागी थी, उस पल जाग उठी। चील ने अपने पंख फैलाए और धीरे से नीचे उतरी। उसने बच्ची को अपने पंजों से बड़े आराम से उठाया, जैसे कोई माँ अपनी औलाद को गोद में लेती है। फिर वो उड़ चली, जंगल के और गहरे हिस्से की तरफ। इधर गांव में औरत का रोना थमने का नाम न ले रहा था। वो बार बार अपने आप को पीट रही थी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मगर उसकी आवाज उस छोटे से घर की दीवारों से आगे न जा सकी। मर्द ने उसे चुप रहने को कहा, मगर उसकी आंखों में भी एक हल्का सा डर था। शायद उसे अंदाजा था कि उसने जो किया वो कोई छोटी बात नहीं। जंगल में चील बच्ची को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गई, जहां उसका घोंसला था। घोंसला सूखी टहनियों और पत्तों से बना था, मगर उसमें एक अजीब सी गर्मी थी। चील ने बच्ची को वहां रखा और अपने पंखों से उसे ढक लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को ठंड से बचाती है। बच्ची की सांसें अब सुकून में थीं। उसकी छोटी सी मुट्ठी हल्के हल्के हिल रही थी। चील की आंखें बच्ची पर टिकी थीं, जैसे वो कोई खजाना हो। उधर गांव में सवेरा होने को था। औरत ने हिम्मत जुटाई और अपने कमजोर बदन को घसीटते हुए घर से निकली। वो जंगल की तरफ भागी, जहां उसका शौहर बच्ची को ले गया था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, मगर दिल में एक उम्मीद थी, शायद उसकी बच्ची जिंदा हो। जंगल का रास्ता खतरनाक था, मगर उस औरत के लिए उस पल दुनिया का कोई डर मायने नहीं रखता था। मीरगढ़ का जंगल अपनी गहराइयों में न जाने कितने राज छुपाए बैठा था। सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छांव को चीरकर जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थीं। उसी जंगल की एक ऊंची चोटी पर, सूखी टहनियों और पत्तों से बने घोंसले में, वो नन्ही सी बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। चील, जिसका कद आम चीलों से बड़ा था, उसकी मां बन चुकी थी। वो बच्ची को अपने पंखों की गर्मी देने की कोशिश करती, जंगल से छोटे छोटे फल और बीज लाती और उन्हें चबाकर बच्ची को खिलाती। बच्ची की हंसी अब घोंसले में गूंजती थी और चील की आंखों में एक अजीब सी चमक रहती, जैसे वो औलाद को देख रही हो। बच्ची अब करीब 2 बरस की हो चली थी।
उसकी आंखें जंगल की हरियाली की तरह चमकती थीं और उसके छोटे छोटे हाथ घोंसले की टहनियों को पकड़कर खेलते। चील ने उसे एक अनोखे ढंग से पाला था। वो उसे अपने पंखों पर बिठाकर जंगल के ऊपर उड़ान भरती ताकि बच्ची को हवा का एहसास मिले। बच्ची हंसती और उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे को तोड़ती, मगर ये सब जंगल की गहराइयों में हो रहा था, जहां इंसानों की नजरें नहीं पहुंचती थीं। उधर मीरगर में वक्त जैसे ठहर सा गया था। बच्ची को जंगल में छोड़ने के बाद उसकी मां का दिल टूट चुका था। वो औरत जिसने अपनी बच्ची के लिए कड़ी मेहनत करने की ठानी थी, अब चुपके चुपके जी रही थी। उसका चेहरा उदास रहता, मगर वो अपने शौहर के सामने आंसुओं को छुपाती। वो मर्द जिसने अपनी बेटी को जंगल में फेंक दिया था, अब अपनी जिंदगी में मस्त था। वो खेतों में काम करता, गांव वालों के साथ हंसी मजाक करता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर रात के सन्नाटे में जब वो अकेला होता, उसकी आंखों में एक हल्का सा डर झलकता। शायद उसे अंदाजा था कि उसने जो किया वो कोई छोटी बात नहीं थी। मां को अब भी उम्मीद थी कि उसकी बच्ची कहीं जिंदा होगी। वो अक्सर जंगल के किनारे जाती, वहां घंटों बैठकर अपनी बच्ची को याद करती, मगर जंगल का सन्नाटा उसे कोई जवाब ना देता। गांव वालों ने उसकी हालत देखकर कई बार पूछा, क्या बात है? मगर वो चुप रहती। उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो उसका शौहर और सख्त हो जाएगा। इधर मीरगढ़ से कई कोस दूर एक और गांव था, स्याहकोट। ये गांव अपने शिकारियों के लिए मशहूर था। स्याहकोट का एक शिकारी, जिसका नाम कोई नहीं जानता था, जंगल में अपनी हिम्मत और चालाकी के लिए जाना जाता था। लोग उसे बस शिकारी कहते थे। उसका कद लंबा था, चेहरा सख्त और आंखें ऐसी कि जंगल के हर कोने को भेद सकें। शिकारी का दिल जंगल से जुड़ा था। वो जानवरों की आवाजें समझता, पेड़ों की हलचल समझने की कोशिश करता और हवा की सिमत से खतरे का अंदाजा लगाता। मगर उसका एक राज था, वो कभी किसी कमजोर जानवर को निशाना नहीं बनाता था। एक दिन शिकारी अपने गांव से निकला और मीरगढ़ के जंगल की तरफ बढ़ चला। उसने सुना था कि इस जंगल में एक अनोखी चील देखी गई है, जिसका कद आम चीलों से बड़ा है। शिकारी को यह बात बेचैन कर गई। वो अपने साथ सिर्फ एक पुराना कमान और कुछ तीर लिए था। वो जंगल में दाखिल हुआ और उसकी नजरें हर तरफ घूम रही थीं। उसने देखा कि जंगल का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। पेड़ों की टहनियां जैसे कोई राज छुपाए थीं। शिकारी ने एक ऊंचे पेड़ के नीचे डेरा डाला। उसने आग जलाई और अपनी रोटी सेंकने लगा। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, किसी बच्चे की हंसी जैसी। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर कुछ नजर न आया। आवाज फिर आई, इस बार और साफ। शिकारी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और ऊपर की तरफ देखा। वहां दूर एक चोटी पर उसे एक बड़ा सा घोंसला दिखा। उसने सोचा, चील का घोंसला होगा, मगर यह हंसी। उसका दिल बेचैन हो उठा। उधर घोंसले में बच्ची खेल रही थी। चील उसे कुछ रंग बिरंगे पत्थर लाकर देती और बच्ची उन्हें पकड़कर हंसती। चील की नजरें बच्ची पर रहती थीं, मगर उस रात चील को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने जंगल की हवा को सूंघा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे अंदाजा था कि कोई इंसान जंगल में दाखिल हुआ है। चील ने अपने पंख फैलाए और बच्ची को और करीब कर लिया। शिकारी ने फैसला किया कि वो अगली सुबह उस चोटी तक जाएगा। उसे नहीं पता था कि वो घोंसला सिर्फ एक चील का नहीं, बल्कि एक अनोखी कहानी का ठिकाना था। इधर मीरगढ़ में मां रात को चुपके से जंगल के किनारे बैठी थी। उसकी आंखों में आंसुओं की एक पतली सी लकीर थी। उसे नहीं पता था कि उसकी बच्ची न सिर्फ जिंदा है, बल्कि जंगल की एक चील की गोद में है। मीरगढ़ का जंगल अपनी गोद में अनगिनत कहानियां छुपाए था और अब उसकी गहराइयों में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। चील, जिसका कद आम चीलों से बड़ा था, अब बच्ची को लेकर जंगल के एक और घने हिस्से में जा पहुंची थी। यह हिस्सा इतना घना था कि सूरज की किरणें भी पेड़ों की मोटी छांव को मुश्किल से भेद पाती थीं। हवा में नमी थी और जमीन पर पत्तों की मोटी चादर बिछी थी जो हर कदम पर सरसराती थी। चील ने इस जगह को चुना क्योंकि यहां इंसानों की पहुंच लगभग नामुमकिन लग रही थी। उसने एक बड़े बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर अपना नया घोंसला बनाया। घोंसला पहले से भी मजबूत था, जैसे चील जानती हो कि अब उसे बच्ची को और ज्यादा हिफाजत से रखना है।
बच्ची अब 2.5 बरस की हो चली थी। उसकी आंखें जंगल की हर चीज को अजीब नजरों से देखती थीं। वो घोंसले में बैठकर चील के पंखों को छूती, उसके नाखूनों को अपनी नन्ही उंगलियों से पकड़ती और हल्के हल्के बड़बड़ाती। चील उसकी हर हरकत पर नजर रखती। वो जंगल से फल, बीज और कभी कभी छोटी मछलियां लाती, जिन्हें वो बच्ची के लिए मुलायम करके खिलाती। बच्ची की हंसी अब इस नए घोंसले में बस गई थी और चील का दिल उस हंसी में बसता था। मगर जंगल कभी चैन से नहीं रहता। एक रात जब चांद की रोशनी जंगल की पत्तियों पर टिमटिमा रही थी, एक लोमड़ी उस घोंसले के नीचे पहुंच गई। ये लोमड़ी भूखी थी, उसकी आंखें लाल थीं और उसकी नाक हवा में कुछ सूंघ रही थी। बच्ची उस रात भूख के मारे हल्के हल्के रो रही थी। उसकी छोटी सी आवाज जो घोंसले में गूंज रही थी, लोमड़ी के कानों तक पहुंची। लोमड़ी ने अपनी नाक ऊपर की ओर बरगद के पेड़ को देखा। उसकी चालाक आंखों में एक चमक थी। वो धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ी, उसके पंजे जमीन पर बिना आवाज किए पड़ रहे थे। चील उस वक्त घोंसले में थी, मगर उसकी आंखें रात के सन्नाटे को भेद रही थीं। उसने लोमड़ी की हल्की सी सरसराहट सुनी। उसका जिस्म सख्त हो गया और उसने अपने पंखों को बच्ची के चारों तरफ लपेट लिया। लोमड़ी अब पेड़ के तने तक पहुंच चुकी थी। उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश शुरू की। उसकी भूख ने उसे बेकरार कर दिया था और बच्ची की प्यारी आवाज ने उसकी लालच को और बढ़ा दिया। मगर चील कोई आम मां नहीं थी। जैसे ही लोमड़ी की एक टांग पेड़ की टहनी पर पड़ी, चील ने अपने पंख फैलाए और तेजी से नीचे उतरी। उसकी चीख जंगल में गूंजी, ऐसी चीख कि पेड़ों की पत्तियां तक कांप उठीं। लोमड़ी ने चौंक कर ऊपर देखा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। चील ने अपने नुकीले नाखूनों से लोमड़ी के चेहरे पर वार किया। एक वार, फिर दूसरा। लोमड़ी की आंखों पर चील के नाखूनों ने गहरे घाव कर दिए। लोमड़ी दर्द से चीखी, उसका खून जमीन पर टपकने लगा। वो पेड़ से नीचे गिरी और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। चील ने उसका पीछा नहीं किया। वो वापस घोंसले में लौटी, जहां बच्ची अब भी हल्के हल्के रो रही थी। चील ने अपने पंखों से बच्ची को ढक लिया। उसने अपनी चोंच से बच्ची के माथे को हल्के से छुआ, जैसे कोई मां अपने बच्चे को तसल्ली देती है। बच्ची की रोने की आवाज धीरे धीरे थम गई। वो चील के पंखों की गर्मी में सुकून से सो गई। चील की आंखें अब भी जंगल की तरफ थीं, जैसे वो हर खतरे को भांप रही हो। उधर मीरगर में मां और बाप की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। मां अब भी रातों को जंगल के किनारे जाती, मगर उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूट रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी बच्ची जिंदा है और जंगल की एक चील उसकी मां जैसी बन गई है। बाप अपने रोजमर्रा के कामों में मस्त था, मगर उसकी आंखों में अब भी वही पुराना डर छुपा था। गांव वाले उनकी जिंदगी को आम समझते, मगर उनके घर में एक सन्नाटा था जो बच्ची के जाने के बाद कभी नहीं टूटा। सियाहकोट का शिकारी अब मीरगर के जंगल में और गहरे तरीके से उतर चुका था। उसने उस रात चील की चीख सुनी थी। उसका दिल बेचैन था। वो सोच रहा था कि वो घोंसला, वो चीख और वो बच्चे की हंसी, ये सब क्या राज छुपाए हैं। उसने फैसला किया कि वो उस छोटी तक पहुंचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मीरगर का जंगल अपनी गहराइयों में एक अनोखी कहानी बुन रहा था। बरगद के पेड़ की ऊंची टहनी पर चील के घोंसले में वो नन्ही सी बच्ची अब 4 बरस की हो चली थी। उसका तन नाजुक था, मगर उसकी आंखों में जंगल की चमक थी। उसके बाल लंबे और घने हो गए थे, जो हवा में लहराते जैसे जंगल की लताएं। बच्ची अब सिर्फ हंसती या रोती नहीं थी। वो चलती, उछलती और घोंसले की टहनियों पर छोटे छोटे कदम रखकर चलती। चील, जिसका कद अब भी जंगल की दूसरी चीलों से बड़ा था, उसकी हर हरकत पर नजर रखती। उसकी ममता बच्ची के लिए एक ढाल थी, जो जंगल के हर खतरे से उसे बचाती। चील ने बच्ची को जंगल की जिंदगी सिखानी शुरू कर दी थी। वो उसे अपने पंखों पर बिठाकर जंगल के ऊपर उड़ान भरती, मगर अब बच्ची सिर्फ हंसती नहीं थी। वो नीचे के पेड़ों, नदियों और जानवरों को देखती, जैसे वो जंगल की हर चीज को समझना चाहती हो। चील उसे छोटे छोटे फल के बारे में सिखाती, कौन से खाने लायक हैं, कौन से जहरीले। बच्ची अपनी नन्ही उंगलियों से फलों को छूती, उनकी खुशबू सूंघती और चील के इशारों को ध्यान से देखती। उसकी जबान अभी पूरी नहीं खुली थी, मगर वो हल्के हल्के कुछ लफ्ज बुनती,
जैसे माँ और उड़। चील इन लफ्जों को सुनकर अपनी चोंच से बच्ची के माथे को हल्के से छूती, जैसे तारीफ कर रही हो। घोंसला अब बच्ची के लिए एक छोटा सा घर था। वो टहनियों से छोटे छोटे खिलौने बनाती, पत्तों को जोड़कर गोलियां बनाती और चील के पुराने पंखों को इकट्ठा करके उनके साथ खेलती। मगर जंगल की जिंदगी आसान नहीं थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, एक भारी बारिश आई। हवाएं इतनी तेज थीं कि बरगद का पेड़ भी हिलने लगा। चील ने बच्ची को अपने पंखों में छुपा लिया, मगर बारिश का पानी घोंसले में टपकने लगा। बच्ची डर गई, उसकी छोटी सी सांसें तेज हो गईं। चील ने अपनी चोंच से टहनियों को और कसकर जोड़ा और अपने पंखों को ढाल की तरह फैलाया। बारिश रात भर चली, मगर चील ने बच्ची को एक खरोंच भी नहीं आने दी। सुबह जब सूरज निकला, बच्ची ने चील के पंखों से बाहर झांका और मुस्कुराई। उसकी हंसी ने जंगल के सन्नाटे को फिर से तोड़ दिया। उधर मीरगढ़ में माँ की जिंदगी एक साये की तरह गुजर रही थी। वो अब भी जंगल के किनारे जाती, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक धीरे धीरे मद्धम पड़ रही थी। वो अपने शौहर से कुछ नहीं कहती थी, मगर उसका दिल अपनी बच्ची को याद करता। बाप अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। गांव वाले कहते कि वो खेतों में पहले जितना मेहनत नहीं करता। शायद उसके दिल में कोई कांटा चुभ रहा था, मगर वो उसे जबान पर न लाता। स्याहकोट का शिकारी अब जंगल के उस घने हिस्से के और करीब पहुंच चुका था। उसने चील की चीखें सुनी थीं और एक बार उसे दूर से वो बड़ा सा घोंसला भी दिखा था। मगर जंगल की राहें आसान नहीं थीं। एक दिन वो एक गहरी खाई में फंस गया। उसका पांव फिसला और वो मुश्किल से अपनी जान बचा पाया, मगर शिकारी का हौसला नहीं टूटा। उसने अपने तीर कमान को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ा। उसे यकीन था कि वो घोंसला कोई आम घोंसला नहीं है। जंगल में एक नया खतरा भी पनप रहा था। एक भूखा तेंदुआ उस इलाके में घूम रहा था। उसकी आंखें रात में चमकती थीं और उसकी दहाड़ जंगल के जानवरों को डरा देती थी। चील ने एक रात उस तेंदुए की गंध सूंघी। उसने बच्ची को घोंसले के सबसे गहरे कोने में छुपाया और अपनी आंखें जंगल की तरफ टिका दी। तेंदुआ अभी दूर था, मगर चील जानती थी कि वो जल्द ही उनके करीब आएगा। लेकिन चीता उन तक न पहुंच सका और बच्ची की जान बच गई। बरगद के पेड़ की ऊंची टहनी पर चील के घोंसले में वो नन्ही सी बच्ची अब 17 बरस की जवान लड़की बन चुकी थी। अब वो घोंसले में नहीं रहती थी, बल्कि जमीन पर घूमती फिरती थी। चील भी उसके साथ रहती थी। उसका नाम तो कोई न था, मगर चील उसे अपने दिल में जान कहती थी। उसका कद लंबा था, बाल जंगल की लताओं की तरह घने और काले, और आंखें ऐसी कि उसमें गहरा राज छुपा हो। उसके चेहरे पर सूरज की किरणों और जंगल की हवाओं का असर था, एक सुनहरी चमक जो उसे जंगल की बेटी बनाती थी। वो नाजुक थी, मगर उसमें एक ताकत भी थी। चील अब भी उसकी माँ थी, उसकी हिफाजत, उसकी बेटी। इन 17 बरसों में चील ने उसे जंगल के बारे में बहुत कुछ बताया था। वो उसे अपने पंखों पर बिठाकर जंगल के ऊपर उड़ान भरती, नदियों के किनारे ले जाती और ऊंची चोटियों पर बैठकर सूरज को ढलते दिखाती। लड़की अब चील के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती। वो पेड़ों पर चढ़ना जानती थी, फल तोड़ना जानती थी और जंगल की हवाओं से खतरे की बू पहचान लेती थी। चील उसके लिए फल लाती, आम, जामुन, बेर, और उन्हें अपनी चोंच से तोड़कर लड़की के हाथों में रखती। लड़की हंसती, फल खाती और चील की तरफ देखकर कहती, माँ, तू मेरी माँ है। चील की आंखें चमक उठतीं और वो अपनी चोंच से लड़की के माथे को हल्के से छूती। लड़की का दिन जंगल की रवानी में गुजरता। वो सुबह सुबह नदी के किनारे जाती, जहां वो पानी में अपने चेहरे को देखती। उसे नहीं पता था कि वो इंसान है, मगर उसकी आंखों में एक सवाल हमेशा तैरता, मैं कौन हूं? चील इस सवाल को भांप लेती, मगर जवाब देने के बजाय उसे अपने पंखों में समेट लेती। लड़की ने जंगल को अपना घर बना लिया था। उसकी आवाज में एक जादू था जो जंगल के जानवरों को भी ठहरने पर मजबूर कर देता। मगर जंगल की खामोशी कभी पूरी नहीं होती। एक रात जब चांद की रोशनी जंगल की पत्तियों पर टिमटिमा रही थी, चील को एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने हवा को सूंघा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जंगल में कोई था, कोई ऐसा जो न जानवर था न दोस्त। चील ने लड़की को गहरे कोने में छुपाया और अपने पंख फैलाकर बाहर झांका। दूर पेड़ों के सायों में एक साया हिल रहा था।
ये स्याह कोट का शिकारी था, जो अब इस घने जंगल में चील के घोंसले के ओर करीब पहुंच चुका था। उसका तीर कमान तैयार था, मगर उसकी आंखों में शिकार की लालच नहीं, बल्कि एक कौतूहल था। उसने लड़की की आवाज सुनी थी और वो धुन उसे इस चोटी तक खींच लाई थी। शिकारी ने बरगद के पेड़ के नीचे डेरा डाला। उसने आग जलाई, मगर उसकी आसपास थी। उसे घोंसले में हल्की सी हलचल दिखी। उसने सोचा, ये चील का घोंसला है, मगर वो आवाज, वो इंसानी थी। उसका दिल बेचैन हो उठा। वो नहीं जानता था कि यहां आसपास एक लड़की है जो जंगल की बेटी बन चुकी है। इधर चील ने शिकारी की मौजूदगी को भांप लिया। उसने लड़की को और करीब कर लिया, मगर लड़की की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक सवाल था। उसने चील से पूछा, मां, वो कौन है? चील चुप रही, मगर उसकी आंखें जंगल की तरफ टिकी थीं। उस रात चील ने लड़की को बाहर नहीं निकलने दिया, मगर लड़की का दिल बेकरार था। वो जंगल की हर आवाज को सुन रही थी, जैसे वो उस साए को समझना चाहती हो। उधर मीरगढ़ में मां की जिंदगी एक सन्नाटे में डूबी थी। वो अब भी जंगल के किनारे जाती, मगर उसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक खालीपन था। उसे नहीं पता था कि उसकी बच्ची अब एक जवान लड़की बन चुकी है, जो जंगल की गोद में पल रही है। बाप का दिल अब और सख्त हो चुका था। वो गांव वालों से कम बोलता और रातों को अकेले बैठकर आसमान को देखता। शायद उसे अपनी करतूत का एहसास हो रहा था, मगर उसका गुस्सा उसे कबूलने नहीं देता था। वो दोनों माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जब सूरज की किरणें पेड़ों की छांव में छन रही थीं, लड़की और चील एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। लड़की जमीन पर बिछी पत्तियों से छोटी छोटी चीजें बना रही थी और चील उसकी हर हरकत को देख रही थी। लड़की ने एक पत्ती उठाई, उसे चील के सामने लहराया और हंसते हुए कहा, मां, देख, ये तेरा पंख। चील की आंखें चमकीं और उसने अपनी चोंच से लड़की के हाथ को हल्के से छुआ। उसी वक्त जंगल की हवा में एक नई हलचल हुई। दूर से घोड़े की टापों की आवाज आई। ये सुल्तान था, एक 24 बरस का नौजवान, जिसके बाप की स्याह कोट और आसपास के गांवों जमींदारी था। सुल्तान अमीर था, खूबसूरत था और उसका दिल शिकार की सैर और जंगल की सैर में रमता था। उस दिन वो अपने 4 घुड़सवारों के साथ मीरगढ़ के जंगल में शिकार के लिए निकला था। उसके कंधे पर एक तीर कमान थी और उसकी आंखें जंगल की हर हलचल को भांप रही थीं। मगर जब उसकी नजर पीपल के पेड़ के नीचे बैठी उस लड़की पर पड़ी, तो उसका दिल जैसे ठहर सा गया। लड़की की सादगी, उसकी चमकती आंखें और वो हंसी, सुल्तान को लगा जैसे उसने जंगल का खूबसूरत नजारा देख लिया। वो अपने घोड़े से उतरा और धीरे धीरे लड़की की तरफ बढ़ा। उसके घुड़सवार पीछे रुक गए, मगर सुल्तान की आंखें सिर्फ लड़की पर टिकी थीं। लड़की ने उसे देखा और उसकी उंगलियां पत्तियों पर रुक गईं। वो चौंकी, मगर उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक कौतूहल था। सुल्तान ने पास आकर कहा, ऐ जंगल की लड़की, तेरा नाम क्या है? उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, जो लड़की को छू गई। लड़की ने जवाब नहीं दिया। वो चील की तरफ मुड़ी, जैसे उसे इजाजत मांग रही हो। चील की आंखें सुल्तान पर टिक गईं और उसने अपने पंख फैलाए। सुल्तान ने चील को देखा और उसे समझते देर न लगी कि ये चील लड़की के साथ रहती है। उसने अपनी कमान नीचे रखी और हाथ जोड़कर कहा, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। मेरे घर में तुम्हारे लिए हर सुख होगा। लड़की की आंखों में एक चमक थी, मगर वो चील से नजरें नहीं हटा रही थीं। चील ने एक तेज चीख मारी और अपने पंखों को और फैलाया। सुल्तान पीछे हटा, मगर उसका दिल लड़की के चेहरे में खो चुका था। उसने देखा कि चील और लड़की का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है। उसने एक फैसला किया। अच्छा, उसने कहा, मैं तुम दोनों को अपने साथ ले चलूंगा। मेरे घर में तुम्हारी मां, उसने चील की तरफ इशारा किया, और तुम दोनों की खिदमत होगी। लड़की ने चील की तरफ देखा और चील की आंखों में एक अजीब सी तसल्ली थी। शायद चील को सुल्तान की नीयत में कोई बुराई नजर न आई। सुल्तान ने अपने घुड़सवारों को इशारा किया। उन्होंने एक मुलायम कपड़े की पालकी तैयार की, जिसमें लड़की और चील को बिठाया गया। चील ने लड़की को अपने पंखों से ढक रखा था और लड़की ने चील का एक पंख पकड़ रखा था। सुल्तान का काफिला स्याहकोट की तरफ चल पड़ा। जंगल पीछे छूट रहा था, मगर लड़की की आंखों में जंगल की यादें थीं।
वो सुल्तान की तरफ देखती और उसका दिल बेचैन हो उठता। उसे नहीं पता था कि ये नौजवान कौन है, मगर उसकी बातों में एक सुकून था। सियाहकोट की हवेली सुल्तान के बाप की कीमती और मशहूर हवेली थी। जब काफिला वहां पहुंचा तो हवेली के नौकर चाकर चौंक गए। एक जंगली लड़की और एक बड़ी सी चील को देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। सुल्तान ने सबको हुक्म दिया, इन दोनों की खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लड़की को एक खूबसूरत कमरा दिया गया, जहां रेशमी पर्दे और मुलायम बिछौने थे। चील के लिए कमरे के पास एक ऊंचा मचान बनाया गया, जहां वो आराम से बैठ सके। लड़की ने पहली बार ऐसी जगह देखी, मगर उसका दिल जंगल की याद में बेकरार था। सुल्तान हर दिन लड़की के बारे में मालूमात लेता कि अब वो कैसी है, इंसानों की आदतें सीख रही है या नहीं, वगैरह वगैरह। सुल्तान उसकी हर अदा पर फिदा हो रहा था, मगर चील की नजरें हमेशा सुल्तान पर रहती थीं। वो जानती थी कि ये सब कुछ लड़की के लिए अनजाना है। सियाहकोट की हवेली में लड़की की मौजूदगी की खबर धीरे धीरे फैल रही थी। कुछ लोग कहते, ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। कुछ को शक था कि वो जंगल की कोई रानी है, और कुछ की नीयत में फितूर था। सियाहकोट की हवेली अब एक नई कहानी की गवाह बन रही थी। वो जंगल की लड़की, जिसे चील ने अपनी जान से ज्यादा प्यार से पालने की कोशिश की थी, अब सुल्तान की हवेली में थी। हवेली के बड़े बड़े कमरों में रेशमी पर्दों की सरसराहट और चांदी के बर्तनों की खनक थी। लड़की को एक ऐसा कमरा दिया गया जहां खिड़कियों से सूरज की किरणें झांकती थीं और फूलों की खुशबू हवा में तैरती थी। चील के लिए हवेली के आंगन में एक ऊंचा ठिकाना बनाया गया था, जहां वो अपने बड़े पंख फैलाकर बैठती और हर वक्त अपनी नजरें लड़की पर रखती। हवेली के नौकर चाकर उसकी खिदमत में लगे रहते। लड़की के लिए ये सब बातें नई थीं। वो जंगल की खुली हवाओं और पेड़ों की छांव की आदी थी, मगर सुल्तान की हवेली में उसे एक नया सुकून मिला। हर सुबह नौकर उसके लिए ताज़ा फल, मक्खन से लिपटी रोटियां और शहद की कटोरियां लाते। चील को भी जंगल की तरह ही उसका हिस्सा मिलता, ताज़ा मछलियां और फल, जिन्हें वो अपनी चोंच से जांचती और फिर लड़की के साथ बांटती। लड़की हंसती, चील की तरफ देखती और कहती, माँ, ये सब कितना अजीब है। चील की आंखें चमकतीं, मगर उसकी नजरें हवेली के हर कोने को भांप रही थीं। सुल्तान का दिल लड़की के लिए बेकरार था। वो हर दिन उसके बारे में हकीमों से बातें करता और जानने की कोशिश करता कि अब वो ठीक है या नहीं, इंसानों की तरह बर्ताव करती है या नहीं। एक दिन जब चांद हवेली के आंगन में चांदी बिछा रहा था, सुल्तान ने लड़की के सामने अपने दिल की बात रख दी। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, क्या तुम मेरे साथ इस हवेली की मालिका बनोगी? लड़की ने चील की तरफ देखा। चील चुप थी, मगर उसकी आंखों में एक तसल्ली थी। लड़की ने हल्के से सिर हिलाया और सुल्तान का चेहरा खुशी से चमक उठा। कुछ ही महीनों बाद हवेली में शादी की रौनक छा गई। सियाहकोट के बड़े बड़े लोग आए, मिठाइयों की खुशबू हवा में बसी और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजी। सुल्तान ने लड़की का नाम रखा महनाज। मेरे दिल का चांद, उसने कहा, और महनाज ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। चील उस दिन मचान पर बैठी थी, उसकी आंखें महनाज पर टिकी थीं। दोनों की धूमधाम से शादी हो गई, मगर हवेली की चमक के पीछे एक साया था। सुल्तान की पहली बीवी, जो हवेली की पुरानी मालिका थी, दिल ही दिल में जल रही थी। उसका नाम था जरीना। जरीना खूबसूरत थी, उसकी बातें मिठास से भरी थीं, मगर उसका दिल आग से भरा था। वो सुल्तान और महनाज का प्यार देखकर दिल मिला उठती थी। जब सुल्तान महनाज के साथ हंसता या उसके लिए फूल लाता, जरीना के सीने में जलन भड़क उठती, मगर वो ऊपर से प्यार का नाटक करती। वो महनाज के पास जाती, उसके लिए जेवर लाती और कहती, बहन, तुम तो इस हवेली की रौनक हो। महनाज, जो जंगल की सादगी में पली थी, उसकी बातों में बह जाती, मगर चील की आंखें जरीना को भांप रही थीं। वो हर वक्त महनाज के पास रहती, कभी उसके कमरे की खिड़की पर, कभी आंगन के मचान पर। जरीना की जलन दिन ब दिन बढ़ रही थी। वो रातों को अकेले बैठकर सुल्तान की बेरुखी पर आंसू बहाती, मगर उसका गुस्सा महनाज पर उतरता। उसने मन ही मन कुछ ठान लिया था, ये जंगल की लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती। वो बड़बड़ाती, मगर वो चुपके चुपके अपनी चाल चल रही थी, ताकि न सुल्तान को शक हो न महनाज को।
महनाज की जिंदगी अब हवेली में थी। वो सुल्तान के साथ बगीचे में घूमती, उसकी बातें सुनती। चील भी उसके साथ थी। कभी वो महनाज के पास बैठती, कभी उसके कमरे की छत पर। सुल्तान चील की इस ममता को देखकर हैरान था। महनाज, वो कहता, तेरी ये माँ तो तुझसे बहुत प्यार करती है। महनाज हंसती और चील के पंखों को सहलाती। मगर हवेली की दीवारों के पीछे साए गहरा रहे थे। जरीना की जलन अब एक खतरनाक रूप ले रही थी। उसने हवेली के एक पुराने नौकर को अपने साथ मिला लिया, जो उसकी हर बात मानता था। इस जंगल की चील और उसकी बेटी को यहां से हटाना होगा, उसने कहा। नौकर ने हाँ में सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में डर था। चील ने एक रात जरीना की खुसफुसाहट सुनी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने पंख फैलाए। महनाज, जिसे सुल्तान ने अपने दिल की मालिका बनाया था, हवेली की हर सैर में सुल्तान के साथ हंसती खिलखिलाती। चील, जिसकी ममता महनाज की हर सांस के साथ जुड़ी थी, हर वक्त उसकी हिफाजत की कोशिश में लगी रहती। वो कभी महनाज के कमरे की खिड़की पर बैठती, कभी आंगन के ऊपर, और उसकी आंखें हवेली के हर कोने को भांप रही थीं। जरीना, सुल्तान की पहली बीवी, अब अपनी जलन को छुपा नहीं पा रही थी। उसका चेहरा ऊपर से मुस्कुराता, मगर उसकी आंखों में एक साए की तरह गुस्सा ठहरा था। वो महनाज को देखती, उसके साथ सुल्तान की हंसी सुनती, और उसके सीने में एक आग भड़क उठती। ये जंगल की लड़की मेरी जगह ले रही है, वो रातों को अकेले बड़बड़ाती। उसने अपने पुराने नौकर को अपनी साजिश में हिस्सेदार बना लिया था। गुलाम एक चालाक और खामोश आदमी था, जिसकी वफादारी सिर्फ जरीना के सिक्कों से बंधी थी। इस चील और उसकी बेटी को हवेली से निकालना होगा, जरीना ने फुसफुसाते हुए कहा। गुलाम ने कहा, मगर उसकी आंखों में एक हल्का सा डर था। एक रात, जब चांद हवेली के बगीचे में चांदी बिछा रहा था, जरीना और गुलाम हवेली के एक पुराने तहखाने में मिले। तहखाने की दीवारें नम थीं और वहां की सन्नाटे में उनकी खुसफुसाहट गूंज रही थी। महनाज को हवेली से दूर करना होगा, जरीना ने कहा। उसकी आवाज में झर था, मगर वो चील हर वक्त उसके साथ है। गुलाम ने सुझाया, हमें पहले चील को रास्ते से हटाना होगा। जरीना ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। ठीक है, उसने कहा, मगर यह काम ऐसा हो कि किसी को शक न पड़े। उन्होंने एक खतरनाक चाल सोची, चील को जहरीला खाना खिलाना। अगले दिन जरीना ने महनाज को अपने कमरे में बुलाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, मैंने तुम्हारे लिए खास पकवान बनवाए हैं। महनाज, जो जंगल की सादगी में पली थी, ने उसकी बात को मान लिया। वो जरीना के साथ हवेली के बड़े बावर्ची खाने में गई। वहां मेज पर तरह तरह के पकवान सजे थे, मक्खन वाली रोटियां, मसालेदार गोश्त और शहद में डूबी मिठाइयां। चील, जो हमेशा महनाज के पास रहती थी, मेज के पास एक ऊंचे स्टैंड पर बैठी थी। जरीना ने एक खास तश्तरी में गोश्त रखा और चील की तरफ बढ़ाया। तेरी मां के लिए भी कुछ है, उसने कहा। उसकी मुस्कान में मक्कारी छुपी थी। महनाज ने चील की तरफ देखा। चील की नाक ने जहर की बू पकड़ ली। उसने एक तेज चीख मारी और तश्तरी को अपनी चोंच से उड़ा दिया। गोश्त फर्श पर बिखर गया। जरीना का चेहरा सफेद पड़ गया, मगर उसने अपनी घबराहट छुपाई। अरे, ये क्या? उसने हंसते हुए कहा। शायद इसे पसंद नहीं आया। मगर चील की आंखें अब जरीना पर टिकी थीं। वो जान गई थी कि ये कोई मामूली खाना नहीं था। उस रात चील ने महनाज को अपने पंखों में समेट लिया। महनाज ने चील से पूछा, मां, तुझे क्या हुआ? चील चुप रही, मगर उसने महनाज को और करीब कर लिया। वो जानती थी कि हवेली अब महफूज नहीं थी, मगर वो महनाज को सुल्तान से दूर भी नहीं करना चाहती थी। सुल्तान, जो महनाज से बेपनाह मोहब्बत करता था, को कुछ भी पता नहीं था। वो हर शाम महनाज के साथ बगीचे में घूमता और उसकी बातों पर हंसता। मगर जरीना की साजिश अब और खतरनाक हो रही थी। कुछ दिन बाद हवेली में एक बड़ा जश्न होने वाला था। सियाह कोट के बड़े बड़े लोग आने वाले थे। जरीना ने सोचा कि यह मौका उसकी चाल को पूरा करने के लिए सही है। उसने गुलाम को एक नया हुक्म दिया, जश्न की रात जब सब नाच गाने में मस्त होंगे, तुम चील को पकड़कर हवेली से दूर ले जाओ और महनाज को। उसने रुककर एक ठंडी सांस ली। उसे जंगल में छोड़ आना। गुलाम ने हामी भर ली, मगर उसका दिल कांप रहा था। वो चील की ताकत को जानता था। जश्न की रात हवेली चमक रही थी।
महनाज ने एक रेशमी जोड़ा पहना था और सुल्तान उसकी खूबसूरती पर खुश था। चील अपने ठिकाने पर बैठी थी। जरीना ने महनाज को बुलाया और सुल्तान ने उसका हाथ थाम लिया। मगर जैसे ही जश्न शुरू हुआ, गुलाम और उसके दो साथी चुपके से चील की तरफ बढ़े। उनके हाथों में एक बड़ा जाल था। चील ने उनकी हलचल भांप ली। उसने एक ऐसी चीख मारी कि हवेली का शोर थम गया। वो हवा में उड़ी और गुलाम के चेहरे पर अपने नाखूनों से वार किया। गुलाम चीखा और पीछे गिरा। जाल फर्श पर बिखर गया। हवेली में अफरा तफरी मच गई। सुल्तान ने महनाज को अपने पीछे खींच लिया। ये क्या हो रहा है? उसने चिल्लाकर पूछा। जरीना ने घबराते हुए कहा, यह चील पागल हो गई है। मगर महनाज ने चील की आंखों में देखा। वो समझ गई कि कुछ गलत हो रहा है। उसने सुल्तान का हाथ छुड़ाया और चील की तरफ दौड़ी। मां! उसने चिल्लाया। चील नीचे उतरी और महनाज को अपने पंखों में समेट लिया। उस रात हवेली का जश्न अधूरा रह गया। सुल्तान गुस्से में था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में हुआ क्या। जरीना ने अपनी चाल छुपाने की कोशिश की, मगर चील की आंखें अब उससे नहीं हट रही थीं। महनाज का दिल बेचैन था। उसे यकीन था कि कोई उसकी मां को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और चील जानती थी कि ये साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। सियाहकोट की हवेली में अब रोशनी की जगह एक गहरा सन्नाटा पसर गया था। जश्न की रात चील की चीख और गुलाम यानी नौकर के चेहरे पर खून के धब्बों ने सबको सन्न कर दिया था। महनाज का दिल बेचैन था और चील की आंखें हवेली के हर कोने को भांप रही थीं। सुल्तान, जो अपनी नई बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, अब गुस्से और शक के बीच झूल रहा था। ये सब क्या हो रहा है? उसने महनाज से पूछा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी। महनाज ने चील की तरफ देखा और उसकी आंखों में जवाब की जगह एक डर था। वो जानती थी कि कोई उनकी मां को नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। जरीना ने अपनी नाकामी को छुपाने की पूरी कोशिश की। उसने सुल्तान के सामने आंसुओं का नाटक किया। मैंने तो बस उस चील को खाना देना चाहा, उसने रुआंसी आवाज में कहा। मगर वो पागल हो गई। शायद ये जंगल की चील हवेली की जिंदगी में नहीं रह सकती। सुल्तान ने उसकी बात सुनी, मगर उसका दिल यकीन नहीं कर रहा था। उसने गुलाम को बुलाया, जिसका चेहरा अब पट्टियों से ढका था। सच बोल, सुल्तान ने सख्ती से कहा। ये जाल और ये हड़बड़ी क्या थी? गुलाम ने जरीना की तरफ देखा, मगर उसकी जबान ने साथ नहीं दिया। सुल्तान साहब, उसने हकलाते हुए कहा, हम बस चील को शांत करना चाहते थे। सुल्तान का चेहरा और सख्त हो गया। उसने गुलाम को हवेली के तहखाने में बंद करने का हुक्म दिया। महनाज अब अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। चील उसके पास खिड़की पर बैठी थी। उसकी आंखें हवेली के आंगन को देख रही थीं। महनाज ने चील के पंखों को सहलाया और धीरे से कहा, मां, मुझे डर लग रहा है। यह हवेली जंगल से ज्यादा खतरनाक है। चील ने अपनी चोंच से महनाज के माथे को हल्के से छुआ, जैसे तसल्ली दे रही हो। मगर चील की आंखों में एक चमक थी। वो साजिश की गंध सूंघ चुकी थी। जरीना, जो अपनी चाल की नाकामी से तिलमिला रही थी, अब और बेकरार हो उठी थी। उसने फैसला किया कि अब उसे और सख्त कदम उठाना होगा। उसने हवेली के एक और नौकर को अपने साथ मिलाया, एक चालाक और लालची शख्स जो सिक्कों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। महनाज को हवेली से गायब करना होगा, जरीना ने फुसफुसाते हुए कहा। मगर इस बार चील को कोई शक नहीं होना चाहिए। नौकर ने सिर हिलाया और एक खतरनाक चाल सोची। उसने जरीना को बताया कि हवेली के पास एक पुराना कुआं है जो अब सूख चुका है। हम महनाज को वहां ले जाएंगे, उसने कहा, और चील को उलझाएंगे। अगली रात जब हवेली सो रही थी, नौकर ने महनाज के कमरे के बाहर एक खत रख दिया। खत में लिखा था, महनाज, सुल्तान तुम्हें बगीचे में इंतजार कर रहा है। महनाज, जो सुल्तान पर पूरा भरोसा करती थी, ने खत पढ़ लिया और चील को साथ लेकर बगीचे की तरफ चल दी। चील ने हवा को सूंघा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे कुछ गलत होने की आहट मिली थी। बगीचे में सुल्तान नहीं था। वहां सिर्फ नौकर और उसके दो साथी खड़े थे, उनके हाथों में रस्सियां और एक बड़ा सा बोरा। महनाज ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर नौकर ने उसका हाथ पकड़ लिया। चुपके से हमारे साथ चलो, उसने धमकाते हुए कहा, वरना तुम्हारी चील को मार देंगे। महनाज का दिल धड़कने लगा। उसने चील की तरफ देखा और चील ने एक तेज चीख मारी।
वो हवा में उड़ी और नौकर के चेहरे पर अपने नाखूनों से वार किया। नौकर चीखा और जमीन पर गिर पड़ा, मगर उसका एक साथी ने चील पर जाल फेंका। चील ने अपने पंखों से जाल को चीरा, मगर दूसरा साथी महनाज को बोरे में डालने की कोशिश करने लगा। तभी हवेली के आंगन से एक और चीख गूंजी। सुल्तान, जो रात को बगीचे में टहलने निकला था, ने यह हड़बड़ी देख ली। रुक जाओ, उसने गरजते हुए कहा। उसने अपनी तलवार निकाली और नौकर के साथियों की तरफ बढ़ा। चील ने जाल से छुटकारा पाया और महनाज को छुड़ाने के लिए नौकर पर फिर से झपट्टी। सुल्तान ने एक साथी को जमीन पर पटक दिया और दूसरा भाग खड़ा हुआ। महनाज आजाद हुई और वो चील के पंखों में जा छुपी। सुल्तान ने महनाज से पूछा, तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में डर और गुस्सा था। महनाज ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखें गीली थीं। चील ने सुल्तान की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी तसल्ली थी। सुल्तान ने नौकर को पकड़ लिया और उससे सच उगलवाने का हुक्म दिया। नौकर ने डरते डरते जरीना का नाम लिया। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जरीना, उसने बड़बड़ाया। उस रात हवेली में एक तूफान खड़ा हो गया। सुल्तान ने जरीना को अपने सामने बुलाया। क्या सच है ये? उसने पूछा। उसकी आवाज में आग थी। जरीना ने इनकार किया, मगर उसकी आंखें उसकी मक्कारी बयान कर रही थीं। चील ने एक चीख मारी, जैसे जरीना को धमकी दे रही हो। महनाज चुप थी। जरीना की साजिश का पर्दा उठ चुका था और सुल्तान का गुस्सा सिर से आसमान पर जा रहा था। उस रात जब नौकर ने जरीना का नाम लिया, हवेली की दीवारें जैसे कांप उठीं। सुल्तान ने महनाज को अपने पास बिठाया और चील खिड़की पर बैठी थी। उसकी आंखें जरीना पर टिकी थीं। महनाज का दिल धड़क रहा था, मगर चील की मौजूदगी उसे हिम्मत दे रही थी। सुल्तान ने जरीना को हवेली के बड़े हॉल में बुलाया, जहां चांदनी फर्श पर चांदी बिछा रही थी। सच बोल, उसने गरजते हुए कहा। क्या तूने मेरी महनाज को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची? जरीना ने पहले तो इनकार किया। उसने आंसुओं का नाटक किया, अपनी कुर्ती का पल्लू थाम कर कहा, मैंने ये नहीं किया सुल्तान, ये सब गलतफहमी है। मगर उसकी आवाज में वो मिठास नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। सुल्तान की आंखें उसे भेद रही थीं। उसने नौकर को फिर से बुलाया, जो अब डर के मारे कांप रहा था। बोल, पूरी हकीकत, सुल्तान ने कहा। नौकर ने सिर झुकाकर कहा, जरीना बेगम ने मुझे महनाज को कुएं में फेंकने का हुक्म दिया था और चील को। वो रुक गया। चील की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। सुल्तान का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने जरीना की तरफ देखा और उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द था। तू मेरी पहली बीवी थी, उसने धीरे से कहा, मगर तेरा दिल इतना जहरीला कैसे हो गया? जरीना ने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी जबान ने साथ नहीं दिया। चील ने एक तेज चीख मारी, जैसे जरीना को उसकी करतूत की सजा की धमकी दे रही हो। सुल्तान ने फैसला सुनाया, तू इस हवेली में और नहीं रहेगी। कल सवेरे तू अपने मायके चली जाएगी और फिर कभी मेरे सामने नहीं आएगी। जरीना का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सुल्तान के पांवों में गिर पड़ी, गिड़गिड़ाने लगी, मगर सुल्तान का दिल अब पत्थर हो चुका था। उसने नौकरों को हुक्म दिया कि जरीना को उसके कमरे में बंद कर दिया जाए, ताकि वो रात में कोई और साजिश न रच सके। महनाज चुप थी। वो सुल्तान की तरफ देख रही थी और उसका दिल सुकून में था, मगर चील की आंखें अभी भी चौकन्नी थीं। वो जानती थी कि जरीना का गुस्सा इतनी आसानी से ठंडा नहीं होगा। अगली सुबह जरीना को एक बैलगाड़ी में उसके मायके भेज दिया गया। हवेली के नौकर चाकर खामोश थे और सियाहकोट में यह खबर आग की तरह फैल गई, मगर हवेली में खामोशी नहीं थी। एक रात जब हवेली सो रही थी, महनाज ने अपने कमरे में एक अजीब सी सरसराहट सुनी। वो उठी और खिड़की की तरफ गई। चील, जो हमेशा खिड़की पर बैठी रहती थी, वहां नहीं थी। महनाज का दिल धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला और आंगन की तरफ दौड़ी। वहां मचान पर चील थी, मगर उसका एक पंख जमीन पर लटक रहा था, जैसे उसे कोई चोट लगी हो। मां! महनाज चिल्लाई और चील के पास पहुंची। चील ने अपनी आंखें खोलीं, मगर उसकी सांसें कमजोर थीं। महनाज ने सुल्तान को जगाया। सुल्तान ने चील को देखा और तुरंत हवेली के हकीम को बुलाया। हकीम ने चील की जांच की और कहा,
इसके पंख में कोई जहरीली चीज लगी है, शायद कोई तीर या कांटा। सुल्तान का चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गया। जरीना, उसने बड़बड़ाया। मगर जरीना तो हवेली से जा चुकी थी। फिर ये साजिश किसकी थी? सुल्तान ने हवेली के हर नौकर से पूछताछ शुरू की, मगर कोई जवाब नहीं मिला। महनाज दिन रात चील के पास बैठी रहती। वो उसकी चोंच को पानी से तर करती, उसके पंखों को सहलाती और कहती, माँ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। चील की आंखें महनाज पर टिकी थीं, मगर उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। एक रात चील ने अपनी आखिरी ताकत से महनाज के हाथ को अपनी चोंच से छुआ और एक हल्की सी चीख मारी। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। हकीम ने देखा और कहा, यह अभी जिंदा है। चील को दवाखाने में ले जाया गया और काबिल हकीमों ने उसका इलाज शुरू किया। आखिरकार वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन पूरी तरह तंदुरुस्त नहीं हुई। महनाज का दिल टूट गया। वो चील के पंखों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। सुल्तान ने उसे अपने सीने से लगाया, मगर उसका अपना दिल भी भारी था। हवेली में सन्नाटा था और आंगन का मैदान अब खाली था। एक दिन महनाज ने सुबह उठकर सुल्तान से कहा, मुझे जंगल जाना होगा। मेरी माँ ने मुझे कुछ बताना चाहा था, लेकिन अब ये बोल भी पा रही थी। सुल्तान ने उसकी बात सुनी, मगर उसका दिल डर रहा था। महनाज, जंगल खतरनाक है, उसने कहा। मगर महनाज का इरादा पक्का था। मेरी माँ ने मुझे जंगल में पाला, उसने कहा। अब मुझे उसकी आखिरी बात सुनना है। सुल्तान ने आखिरकार हामी भर दी। उसने अपने कुछ वफादार सिपाहियों को महनाज के साथ जंगल भेजने का इंतजाम किया, मगर हवेली के साए अभी खत्म नहीं हुए थे। जरीना, जो अपने मायके चली गई थी, ने सियाहकोट में अपने एक पुराने दोस्त को खबर भेजी थी। वो दोस्त हवेली की हर खबर पर नजर रख रहा था। जब उसे पता चला कि महनाज जंगल जा रही है, उसने जरीना को पैगाम भेजा। जरीना की आंखें चमक उठीं। ये आखिरी मौका है, उसने बड़बड़ाया। उधर सुल्तान ने अपने 4 वफादार सिपाहियों को महनाज के साथ भेजा और खुद भी उनके साथ चल पड़ा। चील, जो अब भी कमजोर थी मगर जिंदा थी, एक खास पालकी में महनाज के साथ थी। हकीम ने उसका इलाज किया था और उसकी सांसें अब सुकून में थीं, मगर उसकी ताकत अभी पूरी नहीं लौटी थी। मीरगढ़ का जंगल, जहां महनाज ने अपने 17 बरस बिताए थे, अब उनके सामने था। जंगल की हवा में वही पुरानी सौंधी खुशबू थी, मगर महनाज के लिए ये अब सिर्फ यादों का ठिकाना नहीं था। सुल्तान ने महनाज का हाथ थामा और कहा, जहां तुझे जाना है, मैं तेरे साथ हूं। महनाज ने चील की तरफ देखा, जो पालकी में अपनी आंखें खोले हुए थी। चील ने एक हल्की सी चीख मारी, जैसे महनाज को रास्ता बता रही हो। महनाज ने सिपाहियों को बरगद के उस पुराने पेड़ की तरफ चलने को कहा, जहां वो और चील सालों तक रही थीं। रास्ते में जंगल की घनी छांव और पेड़ों की सरसराहट ने महनाज के दिल को छू लिया। वो रुक रुक कर पेड़ों को देखती, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो रही हो। सुल्तान उसकी खामोशी को समझ रहा था। ये तेरा घर था, उसने धीरे से कहा। महनाज ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखें गीली थीं। जब वो बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, महनाज ने घोंसले को देखा। वो अब पुराना और टूटा फूटा था, मगर उसमें वही गर्मी थी जो चील ने उसे दी थी। महनाज ने घोंसले की टहनियों को छुआ और चील की तरफ देखा। चील ने अपनी चोंच से महनाज के हाथ को हल्के से छुआ। तभी महनाज की नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक छोटा सा कपड़ा था जो पत्तियों में दबा हुआ था। उसने उसे उठाया। कपड़ा पुराना और फटा था, मगर उसमें एक निशान था, एक छोटा सा करहा हुआ फूल। महनाज का दिल धड़कने लगा। उसे ये कपड़ा जाना पहचाना लगा, मगर वो समझ नहीं पाई कि क्यों। उधर मीरगढ़ गांव में महनाज की असली मां अब भी जंगल के किनारे जाया करती थी। वो बूढ़ी हो चली थी, उसकी आंखों में उदासी थी, मगर उसका दिल अभी भी अपनी बच्ची की उम्मीद से भरा था। उसका शौहर, जो अपनी बेटी को जंगल में छोड़ आया था, अब टूट चुका था। वो खेतों में कम जाता और रातों को अकेले बैठकर आसमान को देखता। गांव वालों ने उसकी हालत देखकर कहा, इसका दिल अब पछता रहा है, मगर वो अपनी गलती को जबान पर न लाता। मां ने एक बार उससे कहा, क्या तुझे कभी हमारी बच्ची की याद नहीं आती? उसने जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखें गीली थीं। महनाज ने वो कपड़ा सुल्तान को दिखाया। ये क्या है? उसने पूछा।
सुल्तान ने कपड़े को ध्यान से देखा और कहा, शायद ये उस वक़्त का है जब तुझे जंगल में छोड़ा गया था। महनाज का दिल तेजी से धड़का। छोड़ा गया? उसने सवालिया नजरों से सुल्तान को देखा। सुल्तान ने चील की तरफ देखा जैसे जवाब मांग रहा हो। चील ने एक हल्की सी चीख मारी और अपनी आंखें जंगल की तरफ मोड़ लीं। तभी जंगल में एक सरसराहट हुई। सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाल लीं। सुल्तान ने महनाज को अपने पीछे खींच लिया। चील, जो अब भी कमजोर थी, ने अपने पंख फैलाए जैसे खतरे को भांप रही हो। एक साया पेड़ों के पीछे से निकला। वो जरीना का पुराना दोस्त था जिसे उसने महनाज पर नजर रखने को कहा था। उसके हाथ में एक भाला था और उसकी आंखें महनाज पर टिकी थीं। तू वही जंगल की लड़की है, उसने कहा। उसकी आवाज में जड़ था। जरीना का हिसाब अभी बाकी है। सुल्तान ने अपनी तलवार उठाई। एक कदम और बढ़ा तो तेरा आखिर होगा, उसने गरजते हुए कहा। मगर उस शख्स ने हंसते हुए कहा, तुझे नहीं पता सुल्तान कि ये लड़की किसकी बेटी है। महनाज का दिल रुक सा गया। किसकी बेटी? उसने पूछा। शख्स ने जवाब देने से पहले एक जहरीली मुस्कान बिखेरी, मगर तभी चील ने अपनी आखिरी ताकत से उस पर झपट्टा मारा। उसने अपने नाखूनों से शख्स के कंधे को जख्मी कर दिया। शख्स चीखा और भाग खड़ा हुआ। सिपाहियों ने उसका पीछा किया, मगर वो जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। महनाज ने चील को अपनी बाहों में लिया। चील की सांसें अब और कमजोर थीं। सुल्तान ने महनाज को गले लगाया और कहा, हमें इस राज को सुलझाना होगा। वो शख्स कुछ जानता है। महनाज ने उस कपड़े को फिर से देखा। उसे यकीन था कि ये कपड़ा उसकी असली कहानी से जुड़ा है। जंगल अब उसे सिर्फ अपनी मां चील की याद नहीं दे रहा था, बल्कि एक और मां की पुकार भी सुनाई दे रही थी। मीरगढ़ का जंगल अब महनाज के लिए सिर्फ यादों का ठिकाना नहीं था, बल्कि एक अनसुलझा राज था जो उसे अपनी असली जड़ों की तरफ खींच रहा था। वो पुराना कपड़ा जिस पर करहा हुआ फूल था, महनाज के हाथों में था, और उसका दिल हर पल उसकी कहानी का सच जानने को बेकरार था। सुल्तान, जो अपनी बीवी की हर तकलीफ को अपना दर्द मानता था, जंगल की इस सैर में उसके साथ था। चील, जिसकी सांसें अब कमजोर थीं, पालकी में थी, मगर उसकी आंखें अभी भी महनाज पर टिकी थीं। जंगल की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनकहा सच सामने आने को तैयार हो। महनाज ने सुल्तान से कहा, मुझे लगता है ये कपड़ा मेरी असली मां का है। सुल्तान ने कपड़े को फिर से देखा। हो सकता है, उसने कहा, मगर हमें इसका सच जानने के लिए मीरगढ़ गांव जाना होगा। शायद वहां कोई इसे पहचान ले। महनाज ने चील की तरफ देखा। चील ने एक हल्की सी चीख मारी, जैसे उनको जाने के लिए कह रही हो। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मीरगढ़ गांव की तरफ बढ़ें, मगर जंगल का रास्ता आसान नहीं था। पेड़ों की घनी छांव और टहनियों की सरसराहट हर कदम पर खतरे की आहट दे रही थी। उधर मीरगढ़ गांव में महनाज की असली मां अब और बुरी हो चली थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर उसकी आंखें अभी भी अपनी बच्ची की तलाश में जंगल की तरफ देखती थीं। वो हर शाम जंगल के किनारे जाती, एक पुरानी चादर को सीने से लगाए जिस पर वही करहा हुआ फूल था। उसका शौहर, जो अपनी करतूत की सजा अपने दिल में भुगत रहा था, अब गांव वालों से दूर रहता था। वो रातों को अकेले बैठकर अपनी बेटी को याद करता। एक दिन मां ने उससे कहा, अगर हमारी बच्ची जिंदा है तो मैं उसे ढूंढ लूंगी। उसने जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखें गीली थीं। जंगल में महनाज और सुल्तान का काफिला धीरे धीरे मीरगढ़ की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ी, जिसका पानी ठंडा और गहरा था। सिपाहियों ने नदी पार करने के लिए एक पुराना पुल ढूंढा, मगर वो टूटा फूटा था। सुल्तान ने महनाज का हाथ थामा और कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। महनाज ने चील की पालकी को देखा और चील ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। जैसे ही काफिला पुल पर चढ़ा, एक तेज सरसराहट हुई। सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाल लीं। पेड़ों के पीछे वही शख्स था जिसे जरीना ने महनाज पर नजर रखने को कहा था। उसके साथ अब दो और आदमी थे, जिनके हाथों में भाले और रस्सियां थीं। सुल्तान, उसने चिल्लाकर कहा, ये लड़की तेरे लिए मुसीबत है, इसे हमारे हवाले कर दे वरना। सुल्तान ने अपनी तलवार उठाई। एक कदम और बढ़ा तो तेरा आखिर होगा, उसने गरजते हुए कहा।
मगर तभी चील ने अपनी कमजोर हालत में भी एक तेज चीख मारी और पालकी से बाहर निकलने की कोशिश की। महनाज ने उसे रोका। मां, तू आराम कर। मगर चील की चीख से जंगल गूंज उठा। अचानक जंगल के जानवरों की आवाजें गूंजने लगीं। भेड़िए की गुर्राहट, परिंदों की चहचहाहट और पेड़ों की हलचल ने उन शख्सों को डरा दिया। जरीना के आदमी पीछे हटे और सुल्तान के सिपाहियों ने मौका देखकर उन पर हमला किया। 2 आदमी जंगल में भाग गए, मगर जरीना का दोस्त पकड़ा गया। सुल्तान ने उससे पूछा, तूने कहा कि महनाज किसकी बेटी है? बोल, पूरा सच। शख्स ने डरते डरते कहा, मैंने मीरगढ़ में सुना था एक औरत अपनी बच्ची को जंगल में खो चुकी है। ये कपड़ा उसी का है। महनाज का दिल रुक सा गया। मेरी मां? उसने पूछा। शख्स ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में मक्कारी थी। सुल्तान ने उसे सिपाहियों के हवाले किया और महनाज से कहा, हमें मीरगढ़ पहुंचना होगा, सच वही मिलेगा। मगर महनाज की आंखें उस कपड़े पर टिकी थीं। उसे अब यकीन हो रहा था कि उसकी असली मां कहीं जिंदा है। जंगल में महनाज और सुल्तान का काफिला मीरगढ़ के और करीब पहुंच रहा था, मगर चील की हालत अब और नाजुक हो रही थी। महनाज ने उसकी चोंच को पानी से तर किया और कहा, मां, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। चील ने अपनी आंखें खोलीं और महनाज के हाथ को हल्के से छुआ। सुल्तान ने महनाज को गले लगाया और कहा, हम सच ढूंढ लेंगे। तेरी मां चील अभी तेरे साथ है। मगर जंगल के साए अभी खत्म नहीं हुए थे। जरीना का दोस्त जो पकड़ा गया था, सिपाहियों की नजरों से चुपके से भाग निकला। उसने जंगल में अपने साथियों को इकट्ठा किया और एक नई साजिश रची। महनाज को मीरगढ़ पहुंचने से पहले रोकना होगा। उसने कहा, मीरगढ़ का जंगल अब महनाज के लिए एक अनकही सैर का आखिरी पड़ाव बन चुका था। वो पुराना कपड़ा जिस पर करहा हुआ फूल था, उसके सीने से लगा था और उसका दिल हर धड़कन के साथ अपनी असली मां की पुकार सुन रहा था। सुल्तान, जो अपनी बीवी की हर बेचैनी को अपना दर्द मानता था, उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। चील, जिसकी सांसें अब सिर्फ थोड़ी थोड़ी चल रही थीं, पालकी में थी। उसकी आंखें कमजोर थीं, मगर महनाज पर टिकी थीं, जैसे वो अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहती हो। जंगल की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर पेड़, हर टहनी जैसे कोई राज फुसफुसा रही थी। महनाज और सुल्तान का काफिला अब मीरगढ़ गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। सिपाहियों की तलवारें तैयार थीं, क्योंकि जरीना के उस दोस्त की साजिश की आहट अभी भी जंगल में गूंज रही थी। महनाज ने सुल्तान से कहा, मुझे यकीन है मेरी मां इस गांव में है। ये कपड़ा मुझे उस तक ले जाएगा। सुल्तान ने उसका हाथ थामा और कहा, हम उसे ढूंढ लेंगे, मगर होशियार रहना, जंगल अभी भी खामोश नहीं है। चील ने एक हल्की सी चीख मारी, जैसे सुल्तान की बात की तस्दीक कर रही हो। मीरगढ़ गांव में महनाज की असली मां उस सुबह जंगल के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके हाथों में वही पुरानी चादर थी जिस पर करहा हुआ फूल था। महनाज और सुल्तान का काफिला एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां से मीरगढ़ गांव की झोपड़ियां दिख रही थीं। महनाज ने कपड़े को फिर से देखा और सुल्तान से कहा, मुझे लगता है हम करीब हैं। मगर तभी पेड़ों के पीछे से एक तेज हलचल हुई। जरीना का दोस्त अपने 4 साथियों के साथ भालों और तलवारों से लैस सामने आ गया। बस यहीं तक, उसने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, ये लड़की मीरगढ़ नहीं पहुंचेगी। जरीना का हिसाब अभी बाकी है। सुल्तान ने अपनी तलवार निकाली और महनाज को अपने पीछे खींच लिया। तुझे मुझसे पार पाना होगा, उसने गरजते हुए कहा। सिपाही तुरंत हरकत में आ गए और जंगल में तलवारों की खनक गूंजने लगी। महनाज ने चील की पालकी को देखा और चील ने अपनी आखिरी ताकत से पंख फैलाए। वो पालकी से बाहर निकली और एक तेज चीख के साथ जरीना के दोस्त पर झपटी। उसके नाखूनों ने उस शख्स के कंधे को जख्मी कर दिया, मगर चील का बदन अब और नहीं झेल सका। वो जमीन पर गिर पड़ी। मां! महनाज चिल्लाई और चील के पास दौड़ी। सुल्तान और सिपाहियों ने बाकी हमलावरों को खदेड़ दिया और जरीना का दोस्त जंगल में भाग गया। महनाज ने चील को अपनी गोद में लिया। चील की सांसें अब बस नाम को ही चल रही थीं। उसने अपनी चोंच से महनाज के हाथ को हल्के से छुआ और एक आखिरी चीख मारी। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। चील मर चुकी थी,
महनाज का दिल टूट गया। वो चील के पंखों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। सुल्तान ने उसे गले लगाया, मगर उसकी अपनी आंखें भी गीली थीं। महनाज ने चील को जंगल की जमीन पर दफनाया, उस जगह जहां वो दोनों सालों तक रही थीं। उसने चील के पंखों में से एक पंख अपने पास रखा और कहा, मां, तू मेरे साथ रहेगी। सुल्तान ने उसका कंधा थामा और कहा, अब मीरगर चलें, तेरी असली मां तेरा इंतजार कर रही है। मीरगर गांव के किनारे मां जंगल की राह पर थी। उसने दूर से एक काफिला देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तेजी से उस तरफ बढ़ी, मगर उसका बदन कमजोर था। वो एक पेड़ के सहारे रुक गई और उसकी आंखें काफिले को भेद रही थीं। तभी उसकी नजर महनाज पर पड़ी। महनाज उस कपड़े को सीने से लगाए चल रही थी। मां की आंखें फट पड़ीं। मेरी बेटी, उसने बड़बड़ाया, मगर उसकी आवाज कमजोर थी। महनाज ने दूर से एक बूढ़ी औरत को देखा जो पेड़ के सहारे खड़ी थी। उसका दिल कह रहा था कि वो कोई अनजान नहीं है। वो सुल्तान की तरफ मुड़ी और कहा, मुझे उस औरत से मिलना है। सुल्तान ने सिर हिलाया और उसके साथ चल पड़ा। वो धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़े। मां, जिसका बदन कमजोर था, ने महनाज को करीब आते देखा। उसकी आंखें फट पड़ीं। उसने अपनी चादर को और कसकर थामा और उसकी जबान से सिर्फ एक लफ्ज निकला, बेटी। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर उसमें इतना दर्द और प्यार था कि जंगल का सन्नाटा भी गूंज उठा। महनाज रुक गई। उसने उस औरत की आंखों में देखा और उसे एक अजीब सी सुकून की लहर महसूस हुई। वो तेजी से आगे बढ़ी और मां के सामने खड़ी हो गई। क्या तुम मेरी मां हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मां ने महनाज के हाथ में थमा कपड़ा देखा और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। हाँ मेरी जान, उसने कहा, तू मेरी बेटी है। मैंने तुझे उस रात खो दिया था। उसकी आवाज टूट गई। महनाज ने मां को गले लगा लिया और दोनों मां बेटी रोने लगीं। सुल्तान दूर खड़ा था। उसकी आंखें भी गीली थीं। जंगल की पत्तियां जैसे उनकी खुशी में सरसरा रही थीं। मां ने महनाज को उस रात की बात बताई, कैसे उसके शौहर ने उसे जंगल में छोड़ दिया था, कैसे वो चीखती रोती रही थी और कैसे उसने सालों तक अपनी बेटी की तलाश की। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, उसने कहा। महनाज ने चील की कहानी सुनाई, कैसे उसने उसे बेटी बनाकर पाला। वो मेरी मां थी, महनाज ने कहा, और तुम भी मेरी मां हो। मां ने महनाज के माथे को चूमा और वापस मीरगढ़ गांव चल दिए। मीरगढ़ गांव में मां और महनाज की मुलाकात की खबर फैल गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए और सबकी आंखें गीली थीं। मां ने महनाज को अपने टूटे फूटे घर में ठहराया। वहां महनाज की नजर एक पुरानी चादर पर पड़ी जिस पर वही करा हुआ फूल था। ये तुम्हारा था, मां ने कहा। महनाज ने चादर को गले लगाया और सुल्तान की तरफ देखा। मुझे मेरी मां मिल गई, उसने कहा, मगर एक साया अभी भी बाकी था। मां का शौहर, जो सालों से अपनी गलती के बोझ तले दबा था, गांव के किनारे खड़ा था। उसने महनाज को देखा और उसका दिल कांप उठा। वो जानता था कि उसकी बेटी जिंदा है, मगर क्या वो उससे माफी मांगने की हिम्मत जुटा पाएगा? महनाज और उसकी मां गांव के छोटे से घर में बैठी थीं। मां ने महनाज के लिए गर्म रोटियां और शहद परोसा और उसकी आंखें अपनी बेटी को देखकर चमक रही थीं। मैंने हर रात तुझे याद किया, मां ने कहा। उसकी आवाज में सालों का दर्द था। महनाज ने मां का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे कभी नहीं खोया। उसने अपनी जेब से चील का वो पंख निकाला जो उसने अपने पास रखा था और मां को दिखाया। मां ने पंख को छुआ और मुस्कुराई। उसी वक्त घर के बाहर एक साया ठहरा। वो मां का शौहर था, महनाज का बाप, जिसने उसे जंगल में छोड़ दिया था। सालों का पछतावा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसका कद झुका हुआ था और उसकी आंखें जमीन की तरफ थीं। सुल्तान, जो बाहर खड़ा था, ने उसे देखा और महनाज को इशारा किया। महनाज ने अपने बाप को देखा और उसका दिल एक पल को ठहर गया। मां ने महनाज का कंधा थामा और कहा, वो तेरा बाप है बेटी। उसने गलती की, मगर उसका दिल अब टूट चुका है। महनाज धीरे धीरे बाहर निकली। बाप ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत जुटाई और उसकी आंखें गीली थीं। मुझे माफ कर दे बेटी, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने तुझे खो दिया था, मैं जालिम था। महनाज चुप रही। उसने चील के पंख को अपने हाथ में थामा और कहा,
मेरी माँ चील ने मुझे प्यार सिखाया। तुमने मुझे छोड़ा, मगर उसने मुझे बेटी बनाकर पाला। बाप ने सिर झुकाया और उसके आंसुओं ने जमीन को भिगो दिया। महनाज ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, मगर अब हमें एक नई शुरुआत करनी है। बाप ने महनाज की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। वो माँ के पास गया और उससे भी माफी मांगी। माँ ने उसका हाथ थामा और कहा, हमारी बेटी वापस आ गई है, अब बस प्यार बाकी है। महनाज ने सुल्तान की तरफ देखा और उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। गांव वालों ने इस मुलाकात को देखा और उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसी शाम महनाज ने सुल्तान और अपनी मां को जंगल की तरफ ले जाने का फैसला किया। वो उस बरगद के पेड़ के नीचे गई जहां चील ने उसे पाला था। वहां चील जमीन में दबी हुई थी, वहां अब छोटे छोटे फूल उगाए थे। महनाज ने कहा, मां, तेरा शुक्रिया। तभी आसमान से एक तेज चीख गूंजी। सबने ऊपर देखा। वो वहीं बड़ी चील थी जो शायद उस चील की दोस्त थी। मां ने महनाज को गले लगाया और बाप दूर खड़ा उनकी खुशी को देख रहा था। जंगल की हवा अब हल्की और सुकून भरी थी, जैसे सारी साजिशें और साएं हमेशा के लिए गायब हो गए हों। जरीना का दोस्त, जो जंगल में जख्मी होकर भाग गया था, अब स्याह कोट में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। जरीना, जो अपने मायके में थी, को जब खबर मिली कि महनाज अपनी मां से मिल चुकी है, तो उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने अपनी साजिशें छोड़ दीं, क्योंकि अब उसका कोई मकसद नहीं बचा था। सियाहकोट की हवेली में सुल्तान और महनाज ने फैसला किया कि वो मीरगढ़ में मां और बाप के साथ वक्त बिताएंगे। सुल्तान ने गांव में एक नया घर बनवाया जहां मां और बाप आराम से रह सकें। और इस तरह ये कहानी खत्म हुई।